सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.2। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, है ना। एक इक्विलेटरल की साइड को हम शो कर रहे हैं एल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना। ऐसा ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। हमें एल को इस्तेमाल करके पेरीमीटर बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 3s। यहाँ पे एस क्या था, लेंथ थी ईस्ट साइड की, है ना। जब आप एस को 3 बार प्लस कर रहे हो, एस प्लस एस प्लस एस, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, एक पॉलीगन में। तो एस को 3 बार प्लस कर रहे हो तो 3s हो जाएगा, है ना। 3 बार प्लस करने की बजाय, 3 बार प्लस करने की बजाय, है ना, आप 3 इंटू एस कर दो तो कितना आ जाएगा, तब भी 3s आएगा। एस प्लस एस करके भी 3s आएगा। अब ये तीनों साइड इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों को हम एस लेंगे, है ना। और 3 इंटू एस करके भी हमारा 3s आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर मैंने आपको बताया था नोट्स में कि, है ना, एक कोई भी पॉलीगन है जिसकी अगर सारी साइड इक्वल है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। सेम हमने यहाँ पे करा, नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में तो कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, एस की जगह आप एल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। नंबर ऑफ साइड तो सेम रहेंगी लेकिन लेंथ ऑफ ईच साइड बदलती रहेगी, है ना, ये आपको पता है। नंबर ऑफ साइड तो ट्रायंगल में सेम ही रहेंगी जो कि 3 है। तो आपको एल को इस्तेमाल करके नंबर, है ना, एल क्या हमारा, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल क्या दिया हुआ हमें, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एल, है ना। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि, है ना, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है यार, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर मतलब कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है, इसकी सारी साइड, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल है, तो उसमें पेरीमीटर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। यहाँ पे आप साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह, है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो, है ना, क्योंकि एल क्या हमारी लेंथ है ना। या फिर आप साइड लिख दो, है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एल, क्योंकि हमने साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, यानी एक साइड को हमने एल मान लिया, तो ये भी एल है, ये भी एल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो साइड को हमने क्या मान लिया, एल। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि आपको एल लेनी है साइड, है ना, तो हमने लेट नहीं करा कुछ भी, तो हम लेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया इसलिए हमने लेट नहीं करा। अब क्वेश्चन में एल दिया तो मैं एल इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है, एल, पेरीमीटर क्या हो गया, 3l, समझ गए। अब यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 3s, है ना। मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना, 4s में भी पेरीमीटर में, स्क्वायर के पेरीमीटर में 4s, s का मतलब क्या बताया था मैंने, लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। तो ईच साइड की वजह से मैंने s ले लिया था ताकि आप रिलेट कर सको, है ना। आप l भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, a से z तक कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर में क्योंकि वेरिएबल है ना। तो आप 3s ले सकते हो। ये मैंने आपको फॉर्मूले के तरीके से 3s बता दिया। फॉर्मूला 3l भी हो सकता है, फॉर्मूला 3l भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी रेगुलर ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 3 इंटू एल। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या दे रखी है ना। या फिर आप लिख सकते हो साइड ऑफ, है ना, एक साइड क्या है हमारी एल, है ना। तो नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड कितना हो जाएगा, 3 इंटू एल यानी 3l, है ना। फॉर्मूले में लेंथ ऑफ ईच साइड होता है इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच साइड लिख दिया। अब साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और लेंथ ऑफ इक्विलेटरल, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बात एक ही है ना, जो कि क्या है हमारी एल। तो नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड यानी 3 इंटू एल, पेरीमीटर आ गया 3l। अब सेम यहाँ पे हेक्सागन के केस में है ना, रेगुलर हेक्सागन, यानी हेक्सागन क्या होता है, 6 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगन। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड इक्वल, है ना। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल, कि एक रेगुलर हेक्सागन की साइड को हमने क्या बताया, एल। तो एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन यूजिंग एल। तो हमें पेरीमीटर बताना है रेगुलर हेक्सागन को इस्तेमाल करके एल को, ठीक है। तो सेम यहाँ पे लिख देते हैं साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी रेगुलर हेक्सागन,
रेगुलर हेक्सागन एल, है ना। साइड की जगह आप ये भी लिख सकते, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन की तो आप ये भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। लेंथ और साइड मतलब एक ही है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ट्रायंगल की साइड है 3, तो उसकी लेंथ भी तो 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर हमने एल ले लिया, एल से डिनोट करा है, तो मतलब साइड की लेंथ को हमने एल माना है। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रेगुलर हेक्सागन या फिर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन क्या लिया है क्वेश्चन में एल, ठीक है। लेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हमने वही लिखा है। अगर हम खुद से मानते कुछ तो लिखते लेट द साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन बी एल या कोई भी वेरिएबल, ठीक है। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। किसके बराबर हो गया नंबर ऑफ साइड्स, 6 इंटू एल, पेरीमीटर क्या हो गया 6L, पेरीमीटर हो गया 6L, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए, कोई भी रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड इक्वल है। रेगुलर हेक्सागन ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड इक्वल है। तो फॉर्मूला हो गया 6L, यहाँ पे हो गया 3L। जब हमने साइड को L माना तो फॉर्मूला हो गया 6L, है ना, यहाँ पे हो गया 3L। ए मानते तो फॉर्मूला हो जाता 6A, है ना। साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन क्या माना हमने, माना नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया L, तो पेरीमीटर हो गया 6L, ठीक है। फॉर्मूला बताने के लिए मैंने आपको S माना था, तो फॉर्मूला क्या बन गया था हमारा 6S, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 1 और 2 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लिखे नहीं है, लेकिन बता दूंगा क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया क्यूब, क्वेश्चन में क्यूब दिया है, ठीक है। इसके हमने एक एच को क्या माना है एल। क्यूब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ चैप्टर 5 में, है ना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में मैं क्यूब बता चुका हूँ क्या होता है क्यूब, है ना। क्यूब क्या होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, है ना, 3D फिगर है, 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 फेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सारी एजेस इक्वल हो जाएंगी, है ना, जो 6 के 6 फेस इक्वल है, इसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं क्यूब के, है ना, तो सारी एजेस इक्वल हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो एक एज को हमने क्या माना है एल, तो हमें फॉर्मूला बनाना है टोटल लेंथ ऑफ एजेस का, ठीक है। फॉर्मूला बनाना है टोटल लेंथ ऑफ एजेस का। अब देखो ये वाली एल, ये वाली एल, ये वाली एल, ये वाली भी एल, ये वाली भी एल, ये भी एल, है ना, ये भी एल हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, ये भी एल, है ना, सारी एजेस में एल हो जाएंगी। कितनी एजेस होती हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती हैं, ठीक है। एक और ये पीछे वाली, पहले तो देखो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे की 4 ऊपर की 4 साइड की 4, 1 2 3 और 4, कितनी हो गई आपकी 12, ठीक है। इसको मैं बैठा देता हूँ, ढंग से बना देता हूँ। मैं क्यूब आपको क्या होता है बता चुका हूँ, है ना। इसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं, यानी हर फेस एक दूसरे के इक्वल होता है ना। एच को क्या करा हमने एल से प्रेजेंट, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ईच एज मतलब हर एक एज की लेंथ क्या मानी है हमने एल, है ना, क्या मानी है एल। क्वेश्चन में तो है ना एच को हमने क्या लिया है एल, एच को हमने एल लिया तो, है ना, एच की लेंथ क्या हो जाएगी मतलब एल, लेंथ ऑफ ईच एज मतलब क्या हो जाएगा एल। अब इसमें सारी जितनी भी एज है वो सब एल होंगी, क्योंकि क्यूब में सारी एजेस बराबर होती हैं। आप यहाँ लिख देना सिंस करके, देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है सिंस और देयरफॉर, ठीक है। सिंस का मतलब होता है क्वेश्चन में आपको ये चीज दी है, देयरफॉर मतलब आपको सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल गया, ठीक है। सिंस का मतलब, ठीक है, सिंस का मतलब ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, या फिर हमने खुद लिया है। देयरफॉर मतलब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद जो आप चीज बता रहे हो, है ना, आपने जो आंसर निकाला है उसे आप देयरफॉर करके लिखते हो। सिंस मतलब जो हमने लिया है या माना है या फिर क्वेश्चन में जो दिया है। देयरफॉर मतलब जो आप क्वेश्चन में से आपको पता चला है, आप क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन में से आपको जो आपने जो आंसर निकाला उससे आपको क्या पता चला, या फिर आप आंसर लिख रहे हो तो देयरफॉर करके लिख सकते हो, ठीक है।
सिंस बनता है ऐसे और देयरफॉर बनता है ऐसे, ठीक है। और ये आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है दिस एम्प्लॉयज दैट। इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं दिस एम्प्लॉयज दैट, यानी ये चीज हमें बता रही है ये, ठीक है, दिस एम्प्लॉयज दैट। ये 2 लाइन और आगे एरो। ये बहुत से बच्चों को मैथ में इस्तेमाल करे जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है क्या है ना, सिंस देयरफॉर और दिस एम्प्लॉयज दैट, ठीक है। तो सिंस मतलब क्या है कि हमें ये चीज पता है ना, हमें ये चीज पता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस, ठीक है, सिंस ऑल एजेस ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, है ना। हमने सिंस क्या लिखा, ऑल एजेस ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, यानी कि सारी एज क्यूब की इक्वल होती हैं। तो एक एज क्या है, एल, है ना, तो सारी एजेस क्या हो जाएंगी, एल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो लेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस, आपको फॉर्मूला बताना है टोटल लेंथ, है ना, निकालने के लिए सारी एजेस की, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू एल। अब सारी एजेस एल है ना, तो आप एल को 12 बार प्लस करने की जगह, है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो एल को, क्योंकि जब एक एज की लेंथ क्या है, एल, ईच एज की जगह 1 एच लिख दो, ठीक है। ईच मतलब हर एक, 1 मतलब एक की, है ना। तो लेंथ ऑफ ईच 1 एच क्या है, एल। टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या है, 12। तो लेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस, है ना, यानी कि लेंथ ऑफ 12 एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस या फिर लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ टोटल 12 एजेस, लेंथ ऑफ 12 एजेस, लेंथ ऑफ 12 एजेस इज इक्वल टू 12 इंटू एल, है ना। एक एज की लेंथ क्या है, एल, टोटल नंबर एज कितनी है, एजेस कितनी है, 12, है ना। लेंथ ऑफ ईच एज क्या है, एल, तो है ना, लेंथ ऑफ 12 एज कितना हो जाएगा, 12 इंटू एल, यानी 12 एल। जो मैंने यहाँ पे पहले स्टेप लिखा था वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 12 एल। अब मान लो इस क्यूब की एज दी है 2, है ना, तो आप डायरेक्टली ये, है ना, 12 इंटू एल की, एल क्या हमारी लेंथ ऑफ 1 एच, है, तो एक एच की क्या दे रखी है, 2, है ना, तो 12 एच की कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 2 24। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हमने इस्तेमाल कर लिया, है ना। मैंने आपको बता भी दिया, अगर एक एच 2 है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस की लेंथ कैसे आ जाएगी, 12 एल से 12 इंटू 2 करोगे तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एल को 12 बार प्लस करते, है ना, तब भी आपका 12 एल ही आता, है ना। तो हमने डायरेक्टली एल को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 12 एल आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है ना। सर्कल में डायमीटर होती है, रेडियस होता है, सेक्टर होता है, कॉर्ड होती है, सेगमेंट होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये शायद चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में था, जिसमें हमने सर्कल, चैप्टर 4 में था, है ना, सर्कल के बारे में पढ़ा था उसमें हमने। तो रेडियस आपको पता है कि जो सेंटर से लेके कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल को ज्वाइन कर रहा है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को, सर्कल की जो बाउंड्री होती है हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, है ना, या फिर तरीके से सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है हम क्या कहते हैं, रेडियस, रेडियस। अब कोई एक लाइन सेगमेंट, ये तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक है, लेकिन अगर कोई एक लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस से लेके सेंटर से पास होते हुए दूसरे पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस पे मीट करे कोई लाइन सेगमेंट, उसे हम कहेंगे डायमीटर, उसे हम कहेंगे डायमीटर, है ना। ये लाइन यहाँ, ये सेंटर है आपका, ये लाइन सेगमेंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ मीट करिए, है ना। तो सेंटर से पास हो रहा है, सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट से टच हो रहा है, तो ये क्या है हमारा डायमीटर, है ना। तो आपको बताना है डायमीटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब डायमीटर को यहाँ पे दिया डी और रेडियस को यहाँ पे दिया स्मॉल आर, ठीक है, आर। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है आपको, है ना, डायमीटर इज इक्वल टू, आप लिख लो डायमीटर इज द डबल ऑफ, सिंस डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस, है ना। डायमीटर रेडियस का डबल है, डायमीटर रेडियस का डबल है, ये आपको मैं उसी लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना, उसी चैप्टर में बता चुका हूँ। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब आपको पता है एक सर्कल में सारी रेडियस इक्वल होती है ना, जितनी भी आप यहाँ से ये जितनी बना लो सब इक्वल है ना। तो ये रेडियस है वो इसके इक्वल हो जाएगी, ये रेडियस है वो, है ना, तो ये भी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो ये इसका डबल हो गया, क्योंकि हमने सेम एक ही लेंथ को 2 बार प्लस करा। ये पूरी लेंथ को बनाने के लिए हमने इन दोनों को प्लस करा, इसको और इसको, है ना, तो ये दोनों इसके इक्वल हैं,
तो एक ही लेंथ को हमने 2 बार प्लस करा, तो यानी रेडियस का डबल हो गया डायमीटर, है ना। इस लेंथ को बनाने के लिए हमने इसको प्लस करा, ये दोनों इसके इक्वल है ना, क्योंकि एक सर्कल में सारी रेडियस इक्वल होती है, ये दोनों इसके इक्वल है ना। तो हमने इस चीज को मतलब 2 बार प्लस करा, तो यानी इसका डबल हो गया, है ना। इसका डबल हो गया रेडियस का डायमीटर, ऐसे आप समझ सकते हो। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, है ना। आर को 2 बार प्लस करने की बजाय आप 2 इंटू आर कर दो, है ना, तब भी आपका 2 आर आएगा। आर प्लस आर 2 आर होता है ना। 2 इंटू आर भी 2 आर हो जाता है, सॉरी 2 इंटू आप पहले देखो रेडियस, 2 इंटू रेडियस, है ना। और रेडियस क्या दे रखी है आपको, आर, है ना। तो डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, और डायमीटर क्या दे रखा है आपको, है ना, डायमीटर दे रखा आपको डी, है ना। तो डी किसके बराबर, आपको पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, है ना। यानी रेडियस को हमने 2 बार प्लस करा, यानी कि रेडियस का डबल। आप पहले लिखो सिंस डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। क्या आपको बताया कि हमें ये पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इससे आपको क्या है, इससे आपको क्या पता चला, है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब आपको क्वेश्चन में दिया है रेडियस क्या है हमारी आर, स्मॉल आर, और डायमीटर क्या है स्मॉल डी। तो डायमीटर की हमने जगह डी लिख दिया, है ना, और 2 इंटू रेडियस की जगह हमने आर लिख दिया, तो है ना। तो रेडियस के टर्म्स में हमने शो कर दिया डायमीटर को, यहाँ पे रेडियस आर थी, आर के टर्म्स में हमने शो कर दिया। इन टर्म्स ऑफ मतलब, है ना, इन टर्म्स ऑफ मतलब कि हमने जो चीज़ निकालने हैं उसमें हमारे जो हम इन टर्म्स ऑफ बोल रहे हैं वो हमारी आनी चाहिए आंसर में, ठीक है। यहाँ पे हमने डायमीटर बोला था, डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो हमने डायमीटर निकाली, वो किसके टर्म्स में आई, रेडियस के टर्म्स में, यानी आंसर में हमारा आर है जो कि हमारी रेडियस, तो डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये था आंसर का क्वेश्चन 3 एंड 4 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 5 में दे रखा है, ये आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 14, 27, 13, ठीक है। 14, 27 एंड 13, ये 3 नंबर है, 14, 27 एंड 13, ठीक है। इसमें आपको दिया है कि इसको आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हो, है ना। जिसमें ए पार्ट में दिया आपको, है ना, कि आप 14 और 27 को प्लस कर लो, है ना, जो हमारा फिर आंसर निकले, है ना। 14 और 27 का सम करो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 41 आ जाएगा, है ना। 41 निकालने के बाद फिर आप प्लस 13 कर दो, है ना। पहले तो यानी इन दोनों को प्लस करके फिर इससे प्लस करो। दूसरा तरीका दिया आपको, है ना, कि आप 27 और 13 को प्लस कर लो पहले, फिर आप निकलने के बाद जो हमारा सम आएगा कितना आ जाएगा, 27 प्लस 13, 7 प्लस 3 10, 40, फिर इसके निकलने के बाद हम 14 प्लस कर दो, ठीक है, 14 प्लस कर दो, है ना। अब इसको प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 41 और 13 के बाद 54 आ जाएगा, यहाँ पे भी 54 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपने 20, है ना, पहले आपने क्या करा, 14 और 27 को प्लस करा, फिर जो हमारा आंसर निकला, है ना, सम निकला, उसमें फिर ऐड कर दिया हमने 13, है ना, आंसर निकालने के लिए। बी पार्ट में क्या करा कि पहले 27 और 13 को प्लस करा, जो आंसर सम निकला उसमें फिर 14 प्लस करा आंसर निकालने के लिए। आंसर तो दोनों का सेम आया, है ना। अब इसमें दिया है आगे कि आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, जो कि हमारी एडिशन के अंदर है, अंडर एडिशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है, चैप्टर 2 आपने होल नंबर में पढ़ रखी है ना। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करी थी, है ना, जिसमें मैंने बताया था यूज ऑफ वेरिएबल्स इन ज्योमेट्री इन अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या बताया था कि कोई ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी इंटू सी है, इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो इसका मतलब क्या, पहले आप ए इंटू बी कर दो, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये भी किसके बराबर होगा, ए इंटू बी इंटू सी, कि पहले आप बी इंटू सी कर दो फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। सेम यहाँ पे देखो, पहले हमने, है ना, पहले हमने 14, है ना, ये ए प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन में भी लागू होती है और ये एडिशन में भी लागू होती है, प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कि पहले आपने ए प्लस बी प्लस सी कर दी, ए प्लस बी कर दिया, फिर सी से ऐड कर दिया, फिर आपने ए प्लस बी कर, सॉरी, फिर आपने क्या करा, बी प्लस सी कर दिया, पहले आपने बी प्लस सी करा फिर ए से ऐड कर दिया, आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। यहाँ पे भी देख लो, 14 और 27 13 दिया, पहले हमने 14 और 27 प्लस कर दिया, फिर 40 जो हमारा सम निकला उसमें 13 प्लस कर दिया, आंसर आया 54। सेम यहाँ पे फिर हमने क्या करा, 27 और 13 को प्लस करा,
आंसर निकलने के बाद हमने उसमें 14 ऐड कर दिया, आंसर क्या है हमारा 54। आंसर दोनों तब भी सेम आ रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इसमें आपको दिया है कि आपको इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करना है ना, बाय यूजिंग वेरिएबल्स कौन कौन से, ए बी सी। अब 3 नंबर्स हैं, है ना, 3 नंबर्स है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो 3 नंबर्स में लगती है, तो 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स के लिए आपको कौन कौन से वेरिएबल दे रखे हैं, ए बी सी। अब 14 को हमने ए मान लिया, 27 को बी मान लिया, 13 को सी मान लिया, ठीक है। तो उसको आप, इससे आपको क्या पता चला, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट लगाओ कि पहले हमने ए और बी को प्लस करा, फिर सी ऐड करा उसमें सम में, है ना, फिर उसके बाद ये भी किसके इक्वल होगा, बी ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी पहले हमने ए प्लस बी को ऐड करा, फिर उसमें सी ऐड कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ क्या करा, पहले बी प्लस सी को ऐड कर लिया, फिर उसमें ए ऐड करा, लेकिन ये दोनों इक्वल है, आंसर हमारा तब भी सेम आ रहा है ना, आंसर हमारा तब भी सेम आ रहा है कि पहले आप मान लो इन दोनों को प्लस कर दो, फिर आप इसमें ये ऐड कर दो, या फिर पहले आप इन दोनों को प्लस कर दो फिर इसमें ऐड कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये ऐसा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा है ना, कि आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए बी सी। और ये मैंने आपको साइड में भी लिख दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ना। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह दो चीज़ों में अप्लाई होती है, अंडर एडिशन, है ना, या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव भी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर लो, है ना, 2 प्लस 3 कर लो चाहे 3 प्लस 2 कर लो, आंसर 5 ही आएगा। ए इंटू बी कर लो चाहे बी इंटू ए कर लो, 2 इंटू 3 कर लो चाहे 3 इंटू 2 कर लो, आंसर 6 ही आना है, ठीक है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। मैं आपको रिवाइज भी कर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी, है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस प्लस ए इंटू सी, है ना। ये आपने एडिशन में पढ़ा। अब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ए इंटू बी माइनस सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, और ए इंटू सी, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये पूछा था कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सप्रेस करना है 3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके ए बी सी। और जब हमने प्रॉपर्टी करी थी तो ये 3 वेरिएबल पढ़े थे, ए बी सी, है ना। कहीं कहीं जगह प्रॉपर्टीज में क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो इसमें भी कर सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले एक्स प्लस वाई को ऐड कर लिया, फिर वाई को ऐड करा, है ना, पहले फिर वाई प्लस ऐड को इकट्ठा ऐड कर लिया, फिर एक्स ऐड करा, आंसर हमारा सेम ही आना है ना। आंसर क्यों सेम आना, हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन में दिए थे, है ना, यहाँ भी आंसर 54 आया, यहाँ भी आंसर 54 आया, ठीक है, तब भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सही है, लागू हो रही है इस पर, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया आपको लागू हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 का। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 पूरी खत्म कर दी है, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 कर दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैप्टर के नोट्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लें और इस चैप्टर के नोट्स देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।